गर्ल्स, हाइड्रोजन के चैप्टर में जो लास्ट में अब आपके पास बचता है वो हमने स्टडी करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन आई एम सेइंग वाटर दैट मीन्स द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एंड व्हेन आई एम सेइंग आइस दैट मीन्स द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस इज लिक्विड फॉर्म, दिस इज सॉलिड फॉर्म। एंड यू विल सी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, सम इंटरेस्टिंग बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर वाटर। और वो सबसे पहला इंटरेस्टिंग बिहेवियर क्या है कि आइस इज लाइटर देन वाटर। आपने देखा है आइस जो है पानी में फ्लोट करती है। ठीक है, अगर आप आइस को पानी में डालोगे तो आइस जो है वो पानी में तैरती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आइस जो है वो लाइटर होती है वाटर से। वाटर मीन्स लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस मीन्स सॉलिड। ठीक है, क्योंकि वो लाइटर होती है वाटर से इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो लेस होती है। क्योंकि आइस की डेंसिटी लेस है, आइस पानी से लाइटर है, इसलिए वो पानी में फ्लोट करती है। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, और you can say why ice is lighter than water, और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड why ice floats over water। ठीक है, तो इसमें आपने बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि जो एक्सरे स्टडीज़ हैं वाटर की, ठीक है, एक्सरे स्टडीज़ ऑफ वाटर की जब पानी की एक्सरे स्टडी की गई तो ये बोला गया कि जो आइस होती है उसमें पानी की अरेंजमेंट टेट्राहिड्रल होती है। ठीक है, आइस इज ऑल्सो वाटर, बस ये है कि वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की। तो एक्सरे स्टडीज हैव शोन टेट्राहिड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस। तो ये अगर आइस का स्ट्रक्चर है तो उसमें पानी की अरेंजमेंट जो है वो क्या है? टेट्राहिड्रल। टेट्राहिड्रल का मतलब है कि ईच ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू 4 हाइड्रोजन्स। इस तरह की अरेंजमेंट बनती है गर्ल्स आइस के स्ट्रक्चर में, टेट्राहिड्रल अरेंजमेंट। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ये देखो आप, ईच ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू 4 हाइड्रोजन्स। फर्क क्या है कि 2 से नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो वही है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है आइस का। ठीक है, और जब आइस का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो ये बोला गया कि ऑक्सीजन इज टेट्राहिड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन्स, 2 बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 बाय नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब आपको पता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो क्या होता है, आइस में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बॉन्ड है ये आता है 1.76 एंगस्ट्रॉम यूनिट का, और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो है 1.0 एंगस्ट्रॉम यूनिट का। जो आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि आइस में पानी की जो अरेंजमेंट है वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। कंपैक्ट कब होना था या क्लोजली पैक्ड कब होना था? जब ये सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते। ठीक है, लेकिन सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स लंबे हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कोवलेंट बॉन्ड छोटे हैं, बॉन्ड लेंथ कम है। तो उस वजह से आइस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता। उसकी वजह से वहाँ पे क्या बनती हैं गर्ल्स? वेकेंट स्पेसेस। ठीक है, और वेकेंट स्पेसेस बनने का मतलब है क्या बढ़ जाएगी? वॉल्यूम। ये याद रखना है आपने कि आइस में वेकेंट स्पेसेस बनने की वजह से वॉल्यूम क्या कर जाएगी? इंक्रीज। अब आपको पता है डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है गर्ल्स, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से। पानी मीन्स वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न आपने गर्ल्स ये रखना है दिमाग में कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट टेट्राहिड्रल होती है, और टेट्राहिड्रली जब हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजन से तो वो इस तरह से अटैच्ड हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है और कोवलेंट बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 कोवलेंट बॉन्ड, टेट्राहिड्रल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, कोवलेंट बॉन्ड की कम होती है। उस वजह से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता। कुछ बॉन्ड बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, उसकी वजह से वेकेंट स्पेसेस आ जाते हैं। वेकेंट स्पेसेस आने से वॉल्यूम इंक्रीज
कर जाती है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, या यू कैन से आइस इज लाइटर देन वाटर, और यू कैन से आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अब जो नेक्स्ट करना है गर्ल्स, इसमें हमने ये देखो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है गर्ल्स। एक्सरे स्टडीज़ ने शो किया है कि ये जो मैंने आपको जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया, उसमें अगर आपने वेकेंट स्पेसेस देखने हैं तो कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। वो वेकेंट स्पेसेस है वो भी वही कि ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली ज्वाइंट टू 4 हाइड्रोजन्स, 2 बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। तो वही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड छोटे हैं, तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता, बीच में वेकेंट स्पेसेस बनते हैं। इसको बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो ये है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, जो दिखा रहा है वेकेंट स्पेसेस, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है आइस की। अब एक और कंसेप्ट है, दैट इज, ठीक है, डेंसिटी जो है वो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, आइस की। अब क्वेश्चन है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, एक और कंसेप्ट है पानी का, दैट इज पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं वाटर के कैरेक्टरिस्टिक के, कि एक डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, और दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर मीन्स लिक्विड। व्हेन आइस इज मेल्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपको पता है आइस पानी में कब कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो व्हेन आइस इज मेल्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या होगा गर्ल्स, ये जो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्रेक करेगा, ये कोलैप्स करेगा, ठीक है, क्योंकि आइस मेल्ट होगी, राइट। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा, और उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये क्या कर जाएंगे, ब्रेक, ठीक है। दिस अलाउज वाटर मॉलिक्यूल टू कम क्लोजर, और वाटर मॉलिक्यूल के कम क्लोजर होने से वॉल्यूम क्या कर जाएगी, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो क्वेश्चन क्या था कि जो पानी की डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, लेकिन सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसका रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक करते हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है, वाटर के मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं एक दूसरे के, उस क्लोज आने से आपकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। और ये इंक्रीज कब तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ½ mv², काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है। स्पीड इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सपेंशन। तो अब आपके पास 2 कंसेप्ट आ रहे हैं साथ साथ गर्ल्स। टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। क्लोज आने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड बढ़ने से एक्सपेंशन हो रही है। तो 2 कंसेप्ट साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका जो एक्सपेंशन है वो डोमिनेट कर जाएगी ओवर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। होगी कॉन्ट्रैक्शन भी, लेकिन वो कम होगी। ज़्यादा क्या होगी, एक्सपेंशन। तो इसका मतलब जब एक्सपेंशन आपकी बढ़ रही है तो एक्सपेंशन बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो डिक्रीज करती है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट करता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्सपेंशन डोमिनेट करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर रही थी, जब एक्सपेंशन डोमिनेट कर रहा है तो आपकी जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे आती है, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज करने लग जाती है। ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में है आपका इसका, वो है हाइड्रेट्स। थोड़ा सा देख लेना, इसके बारे में भी नोट आ जाता है कई बार।
हाइड्रेट्स आपको सबको पता है, जैसे आपने पढ़ा है, आपको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4 इंटू 5H2। 5 ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या यू कैन कॉल देम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दैट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेट्स आर वाटर हैज स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड्स विद सम मेटल सॉल्ट्स नोन एज हाइड्रेट्स। जैसे ये एग्जांपल दिए हैं आपके पास, ये कॉपर सल्फेट के दिए हैं, ये आपके फेरस सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, और एनहाइड्रस में कोई नहीं होता पानी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि वाटर एसोसिएटेड विद दीज कंपाउंड्स इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स containing water molecules obtained in definite ratio are called hydrates। तो hydrates क्या होते हैं? They are simply the inorganic salts containing water molecules which are combined in definite ratio। कि जो hydrated copper sulfate है उसमें 5 molecules भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो एक definite proportion है पानी की, उनको बोलते हैं आप hydrates। तो hydrates are inorganic salts containing water molecules obtained या कंबाइंड इन डेफिनेट रेशियो। हाइड्रेट्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं गर्ल्स। हाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बिल्कुल सिंपल है। एक है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, जैसे ये है, यहाँ पे ये हाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे पानी का जो मॉलिक्यूल है उसकी कोऑर्डिनेशन हो रही है निकल के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी, वो आपको पता ही है। हियर वाटर इज एक्टिंग एज ए लिगेंड, जो अपना लोन पेयर इसको देगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये इसको देगा, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन वाटर, वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। दूसरा है जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, जैसे ये है, इसमें जो आपके 4 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो कोऑर्डिनेटेड हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, और जो 5वां है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सल्फेट, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, निकल में ये जो 6 के 6 हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स water is giving electrons, it is donating its lone pair of electron because it is acting as a ligand and copper is acting as a vacant orbital, right? तो लेकिन जो 5th है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सल्फेट के साथ। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाया है इसका, ये देखो क्लियर हो रहा है। यहाँ से 4 पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कॉपर को दे रहा है, और जो चौथा था जो पांचवा वाटर का मॉलिक्यूल है वो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस डैश लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी डैश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सामने है स्ट्रक्चर, इसको बोलूँगी मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ठीक है, ऊपर वाले को बोला था मैंने कोऑर्डिनेशन वाटर, तो हाइड्रेशन ही है ये। और थर्ड है इंटरस्टिशियल वाटर। Interstitial water means water molecules may occupy the interspatial sites. Interstitial sites means between the जो आपकी जो वेकेंट स्पेसेस बनते हैं उसमें जो आते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स, जिनको आप बोल सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इन क्रिस्टल लैटिस, जैसे बेरियम क्लोराइड और वाटर है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे पानी कोऑर्डिनेशन वाटर है, कहाँ पे पानी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, और कहाँ पे पानी इंटरस्टिशियल वाटर है। ठीक है, इंटरस्टिशियल मीन्स बिटवीन द इंटरस्टिशियल साइट्स, कैटायनिक साइट और एनायनिक साइट के बीच में जो वेकेंट स्पेस बनता है उसको बोलते हैं आप वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल वाटर। इसमें ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये वेकेंट स्पेसेस में है, जिनको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल साइट्स। कॉपर सल्फेट में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 5वां हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और कोऑर्डिनेशन वाटर में सारे जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है ऑल अबाउट हाइड्रेट्स। तो इसके भी आपने नोट्स की फॉर्म में हाइड्रेट को तैयार कर लेना है कि हाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दो और उनकी फिर क्लासिफिकेशन कर दो। ठीक है, कि 3 कैटेगरीज में आप उनको क्लासीफाई करते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड द एंटायर सिलेबस। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन चैप्टर में जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस
वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। गर्ल्स नोट्स बनाते रहना है, कोई प्रॉब्लम है तो जब भी हम कॉलेज में मिलेंगे देन वी कैन डिस्कस दैट प्रॉब्लम। थैंक यू। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल बनाया है मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का। ये नहीं देखना कि आपने इसका एग्जाम्पल मान लेना, इसको नहीं, यहाँ मैंने बाद में बनाया है ये, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल सिंपल ये है, तो वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड में जो पानी है, दो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दो जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रेट्स। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स।